हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लैटिट्यूड डिपार्चर फॉर ए क्लोज्ड टॉवर्स। अब उसी टॉपिक पे रिलेट करता हुआ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कभी भी जब क्लोज्ड टॉवर्स का कंडीशन आता है तो उस क्लोज्ड टॉवर्स में आप लिख सकते हो कि सम ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ डिपार्चर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशंस मिलते हैं और उन दोनों इक्वेशन से हम लोग दो अननोन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन, सो रीड द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले पढ़ो ध्यान से। देखो इसमें लिखा है फॉर द फॉलोइंग ट्रेवर्स कंप्यूट द लेंथ CD so that ADE may be in one straight line। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए उसमें जो लाइंस का नाम लिखा है वो क्या है। पहली लाइन है AB, फिर है BC, फिर है CD एंड DE। आप बताओ ये ओपन ट्रेवर्स है या क्लोज ट्रेवर्स है? नाम से आप बहुत ही आसानी से पता कर ले पा रहे हो कि भाई ये A से स्टार्ट हुई और E पे खत्म हो रही है। A से स्टार्ट करके A पे खत्म नहीं है और इसलिए ये ओपन ट्रेवर्स है, क्लोज्ड नहीं है। कंक्लूजन ये है यहाँ पे कि मैं अगर पूछूं आपसे कि क्या ओपन ट्रेवर्स के लिए वो जो आपने कंक्लूजन पढ़ा था, summation of latitude equal to 0 and summation of departure equal to 0, can we apply this to the open traverse also? Answer no। तो आप ओपन ट्रेवर्स में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो अब एक टेक्निक समझिए। या तो क्वेश्चन में क्लोज ट्रेवर्स दिया रहे, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लेंथ अननोन डेटा आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा और अननोन डेटा का जो लेंथ आपको निकालना है उसके लिए क्लोज ट्रेवर्स देता है आपको, तो क्लोज ट्रेवर्स से दो इक्वेशंस बन जाते हैं। लेकिन जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आए कि क्लोज ट्रेवर्स नहीं दिया है, ओपन ट्रेवर्स दिया है, तो एक हिंट देता हूं मैं आपको। हमेशा ओपन ट्रेवर्स में याद रखना कि व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्क यू टू कैलकुलेट द अननोन पैरामीटर इन एनी ओपन ट्रेवर्स, देन they will be giving you some hint to make the traverse as a close। जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि ओपन ट्रेवर्स है ना, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हिंट जरूर रहेगा ताकि उस ओपन ट्रेवर्स को आप क्लोज ट्रेवर्स बना सकें और उसे क्लोज करने के बाद उसके अननोन पैरामीटर को आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि ABCDE 4 लाइंस का ट्रेवर्स है, उसमें सभी का बियरिंग मालूम है और सभी का लेंथ मालूम है। हमें जो अननोन पैरामीटर है वो है सिर्फ लेंथ CD, वो निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि सबसे पहले डायग्राम प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस केस में डायग्राम बनाता हूँ। पहले देखो आप लेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले लेंथ 110 और 83 डिग्री 12 मिनट्स बियरिंग है। तो ये है 83 डिग्री 12 मिनट्स विच इज समथिंग लाइक दिस। लुक एट दिस, 83 डिग्री 12 मिनट्स। सो दिस बियरिंग इज 83 डिग्री 12 मिनट्स। ये स्टेशन A है और A से हमें कोई B स्टेशन मिल गई यहाँ पे। दिस इज B स्टेशन। व्हाट इज द लेंथ वी हैव? इट इज 110 मीटर। आगे जब A से B हो गई तो B से C पे जाएं और बताओ B से C का बियरिंग है 30 डिग्री 45 मिनट्स। सो ये कुछ ऐसे हो जाएगी 30 डिग्री 45 मिनट्स। सो दिस बियरिंग इज 30 डिग्री 45 मिनट्स और ये है 165 मीटर। फिर है स्टेशन C और स्टेशन A के बाद B के बाद C और C से आगे आते हैं। C स्टेशन से अगर हम लोग आगे बढ़ें, काम करते हैं, थोड़ा सा और नीचे आता हूं। सो ये है स्टेशन C, दिस स्टेशन इज C और C से आप बताओ अगली लाइन है CD का लेंथ नहीं मालूम लेकिन बियरिंग मालूम है 346 डिग्री 6 मिनट्स। तो 346 6 मिनट्स कौन सी क्वाड्रेंट? फोर्थ वन। सो आई विल राइट दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट वी हैव। और ये वाली बियरिंग दी हुई है 346 डिग्री 6 मिनट्स। फिर अगला यहाँ पे है नेक्स्ट स्टेशन इज D। ये है D स्टेशन और D से अगली है। अब यहाँ पे ना ये वाला डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो कहीं पे डिस्टेंस D है और डिस्टेंस D से वी हैव द नेक्स्ट लाइन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बियरिंग दी हुई है। दिस इज 16 डिग्री 18 मिनट्स फॉर स्टेशन E एंड व्हाट इज द लेंथ गिवन? 212 मीटर। आप पहले यहीं पे देख लो, A से B 110, फिर B से C डिस्टेंस मालूम है कितना? इट इज 165 मीटर
एंड देन C to D नहीं मालूम है और D से E to 12 मीटर एंड 16, 18। अब आप यहीं पे देखो, पहले तो आप डायग्राम के हिसाब से देखो और मुझे बताओ, यू आर एबल टू सी दिस ट्रेवर्स एज एन ओपन ट्रेवर्स, लेकिन आपको क्लोज करना है, तो क्लोज करोगे कैसे? हाउ विल यू मेक दिस ट्रेवर्स एज ए क्लोज्ड? सो आई सेड देयर मस्ट बी सम हिंट गिवन इन द क्वेश्चन। अब जरा पढ़ो, तो अब जो हिंट है ना वो आपको डायग्राम बनाने के बाद आसानी से समझ में आ जाएगा। पढ़िए उसे। For the following traverse, the compute the length CD, ये वाली CD लेंथ हमें निकालनी है, unknown parameter, so that A, D and E may be in one straight line। ये रहा स्टेशन A, ये रहा स्टेशन D और ये रहा स्टेशन E in one straight line, so it is basically something like this। ठीक है, so आप देखो ADE एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से बन रही है और ये AD लाइन, अब आप यहीं पे देखो ट्रेवर्स क्लोज तो है नहीं, ये ओपन है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है A का, D का और E का, तीनों स्टेशन सेम ही लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, तो क्या मैं एक ही से कनेक्ट कर सकता हूं? सो अब यहां पे कंक्लूजन पे आओ। गिवन ट्रेवर्स क्या है? A, B, C, D एंड E, जो कि ओपन है। ठीक है, अब यहीं पे देखो मॉडिफाइड ट्रेवर्स हम लोगों ने मॉडिफाई किया, क्या किया? A, B, C, D, A, E का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया हमने। तो अब ट्रेवर्स देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज द ट्रेवर्स वी हैव। तो ये A से B कुछ ऐसा डायरेक्शन, B से C, C से D और ये वाला अननोन पैरामीटर है, तो मैं मान लेता हूं कि ये लेंथ जो हमें एक्चुअली निकालनी है उसका लेंथ है x और ये है y लेंथ। हालांकि ये इक्वेशन बनाओगे तो दो अननोन निकल ही जाएगा, हालांकि y की जरूरत है नहीं, सिर्फ x की जरूरत है। लेकिन आप ये भी जानते हो कि जब भी हम लोग ट्रेवर्स बनाते हैं ना, तो हम लोग हमेशा ही कोई एक डायरेक्शन में जो हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स होती है उसी डायरेक्शन के बियरिंग को भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप बताओ A से B, B से C, C से D और D से जब E जाएंगे ना, तो ये हमारा बियरिंग यहां से यहां तक ये वाली बियरिंग हमें चाहिए। सो व्हाट आई कैन राइट, यहीं पे ये वाली बियरिंग कितनी हो जाएगी? सो आई कैन राइट 16 डिग्री 18 मिनट्स प्लस 180, 16 डिग्री 18 मिनट्स प्लस 180 डिग्री एंड दिस कम्स आउट एज 196 डिग्री 18 मिनट्स। तो अगर मैं यहां से डेटा को समराइज करूं ना, तो आई कैन राइट फॉर क्लोज्ड ट्रेवर्स ABCDA, लाइंस का नाम लिखता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लाइंस, उसके बाद लेंथ जो मीटर में है एंड फिर बियरिंग। ठीक है, अब देखो लाइन क्या हो जाएगी? सबसे पहली लाइन है AB, फिर है BC, फिर है CD और अब हो जाएगी DA, नेक्स्ट लाइन। तो ये क्लोज ट्रेवर्स ABCD के लिए हम लोग नया टेबल बना रहे हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो था AB, BC, CD और DE था, मैंने उसे क्लोज कर दिया A की तरफ। तो डेटा अब जो बन के आ रही है उसको देखो, लेंथ कितनी है AB की? 110 मीटर और बियरिंग कितनी हो जाएगी? 83 डिग्री 12 मिनट्स। BC में भी कोई चेंज नहीं, 165 मीटर और बियरिंग है 30 डिग्री 42 मिनट्स। CD में x है जो अननोन है और ये हो जाएगी 346 डिग्री 06 मिनट्स एंड DA वाली में ये हो जाएगी लेंथ y और इसकी बियरिंग हो जाएगी 196 डिग्री 18 मिनट्स। आप देख लो यही डेटा है जो गिवन है, उसको एक बार मैच कर लेता हूँ। 65x और ये हो जाएगी 83, 20, 30, 42, 36। ठीक है, सो ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद स्टेप क्या बचा? तो अब चूंकि ये क्लोज ट्रेवर्स है ABCDA, मैं इस क्लोज ट्रेवर्स के लिए अब जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0 होती है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। सो नाउ वी कैन राइट हियर फॉर क्लोज्ड ट्रेवर्स ABCDA, first we will write
what is the summation of latitude? We know that this summation of latitude equal to 0. तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं ना तो यहाँ पे सिंपली क्या बताया था कॉन्सेप्ट हमने कि अगर आप लैटिट्यूड डिपार्चर निकालने में बियरिंग की वैल्यू को WCB में रखते हो, ये WCB में है, QSB में नहीं है, तो नेचर जो होती है लैटिट्यूड डिपार्चर की दैट विल बी सिंपली टेकन केयर बाय द cos थीटा एंड sin थीटा. यू डोंट नीड टू असाइन द नेचर मैनुअली 1 by 1. ठीक है, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें. तो हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्टली इक्वेशन को बना लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को देखो, व्हाट आई कैन राइट फर्स्ट लाइन के लिए, आई कैन राइट 110 cos 83 degree 12 minutes plus 165 cos 30 degree 42 minutes plus ये हो जाएगी x cos 346 degree 6 minutes plus y cos 196 degree 18 minutes is equal to 0. So अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो आई कैन राइट इट इज x cos 346 degree 6 minutes plus y cos 196 degree 18 minutes is equal to, उस साइड में लेके चले जाओ तो पहले देख लेते हैं कितनी आ रही है वैल्यू. इट इज 110, दिस इज 110 cos 83 degree 12 minutes 12 minutes plus 165 cos 30 degree 42 minutes. This is the value. और ये इधर माइनस में जब आ जाएगी तो इट इज माइनस 154.9 मीटर. इसको मान लो इक्वेशन 1 जो x और y के टर्म्स में है. ठीक है, नाउ समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू V0 लिखेंगे और इस हिसाब से आई कैन राइट 110 sin 83 degree 12 minutes 165 sin 30 degree 42 minutes plus x sin 346 degree 6 minutes plus y sin 196 degree 18 minutes is equal to 0. तो यहां से रिपोर्ट कर दो इस वैल्यू को. दिस इज x sin 346 degree 6 minutes plus y sin 196 degree 18 minutes is equal to, इसकी वैल्यू चेक करें कितनी आ रही है, 110 sin 83 degree 12 minutes plus 165 sin 30 degree 42 minutes and this value comes out as minus 193.465. आप देख लो यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन हो गया. एक बार रीचेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन को. 110 sin 83 12 और प्लस में 165 sin 30 42. तो ये वैल्यू आ रही है दिस, तो उधर माइनस में चली जाएगी. सिमिलरली अगर मैं कॉस के लिए देखूँ सो दिस इज 110 cos 83 degree 12 minutes plus 165 cos 30 degree 42 minutes. This value, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है कैलकुलेशन में. अब एक चीज यहीं पे देखो, अब हमें ना सिर्फ दो इक्वेशंस बने हुए हैं एंड डायरेक्टली वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x, और x का मतलब कौन सी लाइन है आप डायग्राम में देख लो. x का मतलब CD, ठीक है, दिस इज CD और y का मतलब DA. इन दोनों की लेंथ हमें मिल जाएगी. ठीक है, कैलकुलेटर में पुट करते हैं इसे, इक्वेशन बना लो. सो दिस इक्वेशन, दिस वन इज cos 346 degree 6 minutes, ये हो जाएगी cos 196 degree 18 minutes और ये हो जाएगी माइनस 154.9. फिर इधर से देखो तो ये हो जाएगी sin 346 degree 6 minutes और ये हो जाएगी sin 196 degree 18 minutes और वो हो जाएगी माइनस 193.465. जो वैल्यू आ रही है CD की दैट इज 282.72 मीटर
और जो ये वाली लाइन आई है दिस इज 447.32 मीटर। ये कुछ ऐसा आंसर आ गया। आप देखो आपके सामने ये अननोन पैरामीटर इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। अब इस क्वेश्चन के जरिए से आपने एक कॉन्सेप्ट तो ये सीख लिया कि जब भी कभी ओपन ट्रैवर्स होगी तो ओपन ट्रैवर्स में क्लोज करने का टेक्निक दिया होगा, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज समझ करके क्लोज करने की जरूरत है और उसके बाद आप उसे रिजॉल्व करोगे। और अगर डायरेक्टली क्लोज ट्रैवर्स दिया है तो यही टेबल इसी तरीके से टेबल दिया रहेगा, कितने भी लाइंस का हो अननोन डेटा तो ही होगा उसमें, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ही दो बनते हैं। और वहां से इसी तरीके से रिजॉल्व करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द आंसर। आप सब लोगों में से जब कुछ लोगों ने सॉल्व किया होगा ना, तो कुछ लोगों का आंसर इससे थोड़ा सा अलग आ रहा होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सॉल्व करने में इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो cos 346, जैसे कि मान लो यहां पे जो लिखा है ना दिस इज cos 346 डिग्री 6 मिनट्स, इसकी जो वैल्यू आ रही है, कुछ लड़कों ने इसको सॉल्व करने में ऐसा किया होगा कि x cos समथिंग ना लिख करके उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखा होगा दिस इज 0.97x। लेकिन अगर कैलकुलेटर के अंदर देखोगे ना तो वैल्यू 0.97 ही नहीं है, ये है 0.9707164816, लंबे डिजिट है। तो क्या है ना कि अगर आप सिर्फ cos की वैल्यू पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेके चलते हो या 3 डिजिट लेके चलते हो, सिमिलरली यहां भी यहां भी यहां भी और यहां भी, तो अगर आपने cos की वैल्यूज को निकाल लिया, sin की वैल्यूज को निकाल लिया और उसको इक्वेशन में पुट करके निकालोगे तो आपके आंसर में 3-4 का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि अगर मैं पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लेके सॉल्व कर रहा हूं तो हमारी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं भाई आपके पास कैलकुलेटर तो है ही ना पास में, कैलकुलेटर में आप इसको सॉल्व करने का हेडेक क्यों ले रहे हो, अननेसेसरली एक्स्ट्रा हेडेक, टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इक्वेशन इस तरीके से बनाओ और डायरेक्टली यही पुट कर देना, जैसे कि हमने क्या किया, x का कोफिशिएंट में हमने cos की वैल्यू 0.97 पुट नहीं किया, हमने क्या किया, cos की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है ये वाली वैल्यू डायरेक्टली हमने इक्वेशन में cos 346 डिग्री 6 मिनट्स पुट किया है। तो ये तरीका होता है एग्जैक्ट आंसर लाने का। तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। अगर आपने इसकी वैल्यूज को पुट किया तो आपके आंसर डिफर हो जाएंगे ओरिजिनल आंसर से, जो कि मत करना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख लीजिए अब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। अभी तो आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट करो, यहां से आपको सीखने को मिलेगा अब, ठीक है। एक केस तो आपने देखा कि लेंथ मिसिंग है तो कैसे वर्कआउट करते हैं, अब देखोगे कि बियरिंग मिसिंग है तब कैसे वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें लिखा भी है क्लोज टवर्स, वर्कआउट कर लो क्लोज टवर्स के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है अ क्लोज टवर्स ABCD, हालांकि लिखने का तरीका करेक्ट नहीं है, आपको क्या लिखना चाहिए, ABCDA। A closed traverse ABCDA in which the bearing of A has not been observed, ठीक है, the bearing of AD has not been observed, चलो ठीक है, bearing आपको नहीं मालूम है किसका, AD का, ठीक है, AD का bearing नहीं मालूम है, चलो ठीक है, and the length of BC has been missed out। क्या है कि एक क्लोज ट्रैवर्स ABCDA बनी तो, लेकिन उसमें एक लाइन की बेयरिंग मेजर ही नहीं हो पाई, ठीक है, और लेंथ मिस हो गई है, मेजर किया गया था लेकिन मिस हो गई है, ठीक है। मिस्ड आउट इन रिकॉर्डिंग वाज कंडक्टेड एट इलाहाबाद, द रेस्ट ऑफ द फील्ड रिकॉर्ड इज एज फॉलोज। अब आपके पास जो फील्ड रिकॉर्ड है
उसमें आप पहले सोचो कि हमारे पास 4 लाइंस हैं ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। हमारे पास ना बियरिंग्स हैं चारों लाइंस की अवेलेबल, एक मिसिंग है 4 में से, लेंथ भी है 4 में से एक मिसिंग, और ये अलग अलग लाइंस का है। तो वर्कआउट कैसे करेंगे? अब मैं यहीं पे रुकता हूं, आप बताओ क्या करना चाहिए हमें। सोचिए क्या करेंगे। क्लोज टेबल्स लिखा हुआ ना, तो इक्वेशन बना लो। लेकिन अब जो इक्वेशन बनाओगे वो x और y के टर्म्स में नहीं बनेगी, अब बनेगी x एंड cos थीटा के टर्म्स में एंड x एंड sin थीटा के टर्म्स में। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू, जो 13 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, इससे कई सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को ही मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना इसमें कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग वर्कआउट कैसे करते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आई कैन राइट फॉर अ क्लोज्ड ट्रेवर्स summation of latitude is equal to 0. So उस हिसाब से I can write it is 335 cos 181 degree 18 minutes plus x unknown है, length of BC, and this is cos 90 plus 357, यहाँ आते हैं, this is a 408 cos 357 degree 36 minutes and plus अब क्या है, अगले का थीटा मिसिंग है, so this is 828 cos थीटा is equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि cos 90 लिखा हुआ है, और मैं अगर पूछूं cos 90 की वैल्यू, तो आप वहीं से x ही एलिमिनेट हो जा रही है और थीटा डायरेक्टली निकल सकती है। बहुत सारे बच्चे तो यही कंफ्यूज होते हैं कि भाई इस इक्वेशन में ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो थीटा तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और वहीं आप मिस्टेक कर देंगे। ध्यान रखना है कि डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं निकालना है। थीटा की वैल्यू यू विल नेवर वर्क आउट डायरेक्टली, ऑलवेज कीप इन माइंड। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जैसे मैंने यहाँ पे x के लिए लिखा है ना, ठीक है, आप देखना कि इक्वेशन में कैसे बनाता हूँ। जितना भी है डजंट मैटर, विल कीप एज इट इज। ठीक है, सो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके cos थीटा एंड sin थीटा को रिलेट करते हुए व्हाट वी कैन राइट, एक cos थीटा का इक्वेशन और एक sin थीटा का इक्वेशन। सो व्हाट आई कैन राइट इज दिस इज 828 cos थीटा इज इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ x cos 90। ठीक है, और इन दोनों को रिजॉल्व करके इसकी वैल्यू लिख देता हूं, कितनी आ रही है, विल चेक हियर। दिस इज 335 cos 181 degree and 18 minutes, 335 cos this plus 408 cos 357 degree 36 minutes। ठीक है, ये वैल्यू आई है, और इस साइड अगर आएगी तो ये आ जाएगी माइनस ऑफ 72.73 इज द वैल्यू। मैं इसी को, ये भी माइनस में है, आप देखो ना, इसको मैं इस साइड लेके चला आया तो ये चला गया उस साइड में, तो नेगेटिव है, और ये जो वैल्यू सॉल्व करके आई है उसको भी उस साइड लेके गया तो ये भी नेगेटिव में कुछ ऐसे आ गई। सो मैंने इसको यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगी प्लस ब्रैकेट के अंदर, एंड दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 1। कीप इन माइंड, मैंने आपको क्या बोला है कि अगर ये कभी भी ना, आप पहले आप पॉइंट समझो। हालांकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों बोला कि एज इट इज रखो, हटाओ नहीं। ठीक है, आप उसको 0 कर दोगे तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली निकाली जा सकती है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि वो थीटा करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो करेक्ट वैल्यू थीटा पता कैसे करें, अब इसका टेक्निक क्या है, कैसे मालूम करें, तो इसका टेक्निक के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो आगे दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, एक इक्वेशन बना लिया कॉस का, और सिमिलरली अब मैं साइन का देखूंगा। सो दिस इज डिपार्चर, समेशन ऑफ डिपार्चर is equal to 0. So what I can write, it is 335 sin 181 degree 18 minutes, 181 degree 18 minutes plus x sin 90 plus 408 sin 357 degree 36 minutes and plus 828 sin theta is equal to 0.
तो इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं कितनी हो जाएगी, दिस इज 828 साइन थीटा, तो ये हो जाएगी 828 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90, और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आ रही है। सो विल चेक हियर 335 साइन 181 डिग्री 18 मिनट्स, ठीक है, प्लस 408 साइन 357 डिग्री 36 मिनट्स, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज -24। तो इस साइड आएगी तो ये हो जाएगी प्लस 24.685। आप देख लो, अगर मैं इधर भी माइनस कॉमन ले लूं, ये हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये बन जाएगी माइनस, ठीक है, और ये है इक्वेशन 2। आपके सामने देखो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन को हमने क्या किया, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हमने कॉस एंड साइन के टर्म्स में रखा है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कॉस और साइन के टर्म्स में रखने का, कि जब भी हम लोग कॉस और साइन के टर्म्स में रखें तो हम लोग सॉल्व करने के लिए कॉस और साइन के टर्म्स में रखने से फायदा यह होगा कि हम लोग थीटा की वैल्यू को एलिमिनेट करके हम लोग बेसिकली एक्स की वैल्यू को निकालते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट सीखो कि हमें करना क्या है, थीटा की वैल्यू को एलिमिनेट करते हुए हमें एक्स की वैल्यू, इसका मतलब कि हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं पहले या फिर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि पहले निकालना होता है एक्स को। एक्स की वैल्यू कभी भी डिफर नहीं करेगी, लेकिन जो थीटा है ना, थीटा के 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं और वो डिफर कर सकती है। क्यों पॉसिबल है, कहां पे, किस तरीके से हमें पॉसिबल, अभी आगे दिखाई देगा। तो इस तरीके से लिखने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो थीटा ही एलिमिनेट हो जाएगी और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इन दोनों का इक्वेशन का स्क्वायर करके लिखो तो ये हो जाएगी 828 स्क्वायर एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, which is equal to, I can write x cos 90 degree plus 72.73 square plus x sin 90 degree minus 24.685 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, दोनों इक्वेशंस को हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया है, इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, दोनों ऐड कर दिया। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि दिस बिकम्स व्हाट, ये यहाँ पे दोनों को सम करने से 1, और अब आपको ये समझ में आएगा कि अब यहाँ पे क्या है ना कि एक टर्म ही हमारा एलिमिनेट हो जाएगा एंड दिस वी कैन सिंप्लीफाई इट एंड वी कैन राइट इट इज 828 स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। x की करेक्ट वैल्यू को निकालने के लिए ये करना जरूरी है, सो वी आर गोइंग टू वर्क आउट दिस, वी विल राइट दिस वैल्यू। तो अब यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ, ये तो हमारी 0 आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली टर्म, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस इज 72.73 स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये हो जाएगी दिस इज एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, प्लस 24.685 स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 24.685 इंटू एक्स साइन 90 डिग्री, ठीक है। सो अब यहाँ से अगर मैं रिलेट करूँ, सो भाई ये तो सिंपल है ना, यहाँ से हम लोग रिलेट करें तो एक बात तो तय है कि भाई साइन 90 तो हमारी यहीं पे स्क्वायर करो या जो करो ये तो है 1, बाकी वैल्यूज को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी 828 स्क्वायर माइनस ऑफ 24.685 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 72.73 स्क्वायर, ठीक है, ये कांस्टेंट पैरामीटर इधर लेके आ रहा है एंड दिस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कितनी बनी चेक कर लो, सो दिस इज 24.685 multiplied by 2 and this comes out, it is 49.37 x value we have. So finally अगर मैं लिखूं कि इक्वेशन कितनी बनी है, so this is x square minus 49.37x और is equal to, इसकी वैल्यू पता करते हैं कितनी है। So this we can find out, पहले इक्वेशन से ये आ गई, दूसरे इक्वेशन से इसकी स्क्वायर आ गई
और ये कांस्टेंट हम लोग इसमें से एलिमिनेट करते हैं, तो इट इज 828 स्क्वायर माइनस ऑफ 24.685 स्क्वायर minus of 72.73 square, and this value comes out as 679684 84 को 85 लिख देता हूँ, 0.99 है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 की आई है। दिस यू कैन सी x स्क्वायर माइनस दिस 449.37x, ठीक है, एंड इज इक्वल टू दिस वैल्यू 679,685, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है हमें, सो दिस वी कैन राइट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, सो 3 एंड आई कैन राइट दिस वैल्यू कम्स आउट, x की कोफिशिएंट 1, b की कोफिशिएंट आ जाएगी, दिस इज 49.37, ठीक है, और ये आ जाएगी -679685, ये इसकी वैल्यू आ गई है। और फाइनली जो x की वैल्यू वाइज सॉल्व करके दिस वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज 849.48, ठीक है, और दूसरी वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है। तो आप जानते हो एक तो ये आ गई वैल्यू और एक आ रही है -800, तो आप तो जानते हो ना कि भाई लेंथ हमारी माइनस में तो आएगी नहीं, तो हमारी करेक्ट वैल्यू कौन सी है 849.48। दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -800.11, ठीक है। तो आप देख लो कि जो हमारी करेक्ट वैल्यू एक तो पॉजिटिव आई है, एक नेगेटिव आई है, और आप जानते हो कि लेंथ निकाल रहे हो आप, तो लेंथ हैज टू बी पॉजिटिव हियर, सो इसको मैं अभी हटा दे रहा हूं। अब हटाने से पहले एक चीज मैं बोलता हूं आपको, आप प्रोसीजर ऑफ वर्किंग देखो कि मैंने क्या किया है कि पहले मैंने लैटिट्यूड से एक इक्वेशन बनाया, फिर डिपार्चर वाले से एक इक्वेशन बनाया, मैंने कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट करके डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया। जैसे कि मैं क्या कर सकता था ये बताऊं, तो यहाँ पे मैं x को एलिमिनेट कर सकता था और थीटा की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं निकाला है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी ये x और थीटा के टर्म्स में रिलेशन पुट करके x की वैल्यू निकाली जा सकती थी, लेकिन आप निकालोगे ना तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, यू विल गेट द रॉन्ग आंसर, यू कैन चेक देयर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि ये वाला कैलकुलेशन करने से हमें आइडिया लग गया कि x की वैल्यू एक्चुअल क्या आ रही है। तो ये एक मैंडेटरी स्टेप है, जब भी कभी लेंथ और थीटा मिसिंग हो तो यही काम करना। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब भी कभी किसी अननोन डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग 90 दिया जाएगा ना क्वेश्चन में, जैसे कि आप पढ़ो इस वाली लाइन में क्या लिखा है, किसकी 90 है, यह है BC लाइन का लेंथ पढ़ो कितना है, x मालूम नहीं है आपको, अननोन है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेयरिंग कितना है 90, तो किसी अननोन डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर थीटा की वैल्यू 90 है ना, समझ लेना एक साजिश है पूरी आपको मिस्टेक करवाने की। आप अभी चेक करके देख लो, यू विल नॉट गेट द सेम। इनफैक्ट असली मेन चीज तो अब आएगा कि बेयरिंग कितनी होगी। बेयरिंग की कैलकुलेशन में और भी फंसोगे आप, यहां से जो भी बेयरिंग निकालोगे ना वो हमारी एक्चुअल बेयरिंग नहीं आएगी। बेयरिंग यहां पे कैसे निकालते हैं, अब इसके लिए आपको यह समझना जरूरी है कि आप कौन सी लाइन की बेयरिंग की बात कर रहे हो। तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी बेयरिंग DA लाइन के लिए हमें निकालनी है, DA लाइन। तो DA लाइन की बेयरिंग कौन सी, तो आप बोलोगे 4 बेयरिंग कहां से कहां लिया आपने, D से A की तरफ लिया आपने। मैं बोलूं कि अगर आपने बेयरिंग निकालना है और वो भी D से A की बेयरिंग निकालनी है, तो वो तो DA लाइन की 4 बेयरिंग हुई ना। लेकिन 4 बेयरिंग अगर यहां से थीटा निकालोगे ना, ठीक है, तो आपको मालूम नहीं कि वो करेक्ट है कि नहीं। यहां से भी निकाल सकता हूं मैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो करेक्ट है कि नहीं, तो उसको करेक्ट करने का तरीका होता है, उसको निकालने का तरीका होता है कि पहले हमें यह पता करने की जरूरत है कि जो हमारी 4 बेयरिंग है वो हमारी कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। और मालूम कैसे चलेगा कि कौन सी क्वाड्रेंट है, सिर्फ cos theta and sin theta will help you here. So the first equation you can see it is the cos theta, and now you know the value of x. So you can find in which quadrant the cos theta value you are getting. Similarly, you will get the sin theta value also. So only on the basis of the nature of the cos theta and sin theta, I repeat, only on the basis of the nature of cos theta and sin theta you can identify the quadrant. और वही quadrant हमारी 4 बेयरिंग की होगी। So मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे, सबसे पहले निकालते हैं कि cos theta sin theta की वैल्यू क्या है। So I can write, यहां देखो, from equation 1 and 2, equation 1 से I can write cos theta is equal to minus of, कितना लिखोगे, x की वैल्यू निकाला है 849.48, 849.48 cos 90, हालांकि ये 0 ही हो गई, प्लस 72.73 whole divided by 828, ठीक है। What is the value you are getting? We will calculate
नाउ अनदर वन साइन थीटा, ये आ जाएगी कितनी 849.48 एंड दिस इज साइन 90 और ये आ जाएगी माइनस ऑफ 24.685 होल डिवाइडेड बाई 828। चलो एक काम करते हैं, दोनों की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू पुट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि एक माइनस में आई थी ना, ठीक है, ये तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, फिर हम लोग पॉजिटिव वाला वैल्यू लेके चल रहे हैं 849.48, वहां सॉल्व करो। अब कितनी आ रही है, लेट्स चेक हियर, दिस वैल्यू यू आर गेटिंग, दिस इज 849.48 इनटू cos 90, तो सीधा ही कहानी खत्म हो गई, वहीं पे जीरो हो जाएगी वो, प्लस 72.73 divided by 828 and this value comes out as minus of 0.087। ये आ रही वैल्यू, माइनस में आ गई cos। साइन भी चेक कर लो, तो अगर साइन देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन में, दिस इज 849.48, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस है, दिस इज 24.685 whole divided by 828 and this value is minus 0.996। एक मिनट के लिए रुको और आप मुझे ये बता दो, थीटा कौन से कोऑर्डिनेट पर लाइक करनी चाहिए जब साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही नेगेटिव आ जाएं? तो आप तो जानते हो ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आप ये भी जानते हैं कि भाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा अगर दोनों ही नेगेटिव है तो इसका मतलब ही होता है, ठीक है, कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। कैसे मालूम करोगे? आप ना लैटिट्यूड डिपार्चर से भी वर्कआउट कर सकते हो। आपको ये भी मालूम है नॉर्थ पे लैटिट्यूड पॉजिटिव होती है, साउथ पे नेगेटिव होती है, डिपार्चर ईस्ट पे पॉजिटिव होती है, वेस्ट में नेगेटिव होती है। तो लैटिट्यूड का मतलब कॉस थीटा वाला पार्ट, डिपार्चर का मतलब साइन थीटा वाला पार्ट। आप बताओ दोनों ही नेगेटिव किस में होगी? थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब कि हमारी जो लाइन है DA, उसकी फोर बियरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही नेगेटिव हैं, ठीक है। सो वी कैन मेक वन कंक्लूजन हियर, यहां देखो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा both are negative, hence theta which is four bearing lies in third quadrant, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं आपको यहीं पे एक चीज दिखाता हूं कि आप देखो कि कैसे आप मिस्टेक कर देते हैं। अभी पहला ही क्वेश्चन पे जरा देखो और बताओ कि कुछ लोगों ने इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश की होगी कि ये तो यहीं पे कहानी खत्म हो गई, जीरो हो जा रही है, तो मैं उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। अभी क्या लिखेंगे इसको? cos थीटा, सो आई कैन राइट cos इनवर्स, ठीक है, माइनस ऑफ कितना 72.73 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 828 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट, यहाँ पे दिस वैल्यू आपने जब निकाला ना, ये आ रही है सेकंड क्वाड्रेंट के डेटा। देखो 95 डिग्री 2 मिनट्स, अगर यहां से निकालते तो यू आर गेटिंग 95 डिग्री 2 मिनट्स। कौन सी क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कौन सी क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इनफैक्ट अगर यहां पे निकालोगे ना इस वाले से, ये भी आपको गलत देगी, फोर्थ क्वाड्रेंट की डेटा आ जाएगी यहां से। तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि आपको हमेशा ये एक मैंडेटरी स्टेप है कि आपको चेक करना ही पड़ेगा कि भाई हमारी थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। क्वाड्रेंट का इंफॉर्मेशन हमेशा साइन एंड कॉस के नेचर से आइडिया लगता है। अभी जो आप मैं एरिया डिस्कस कर रहा हूं ना, इसमें बहुत सारे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, और इसीलिए मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूं जो आपको हमेशा फॉलो करना है। मैं स्टेप फिर से रिपीट करता हूं, आपको ध्यान रहे, जब भी कभी लेंथ और थीटा दोनों ही मिसिंग हो ट्रेवर्स सर्वे में और आप अननोन डेटा फाइंड आउट कर रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप कि हमेशा पहले आपको एक्स को फाइंड आउट करना है, लेंथ को, बियरिंग को नहीं। लेंथ के बेसिस पे बियरिंग का आइडिया लगेगा, फिर बियरिंग फाइंड आउट करेंगे। और लेंथ को फाइंड आउट करने का तरीका भी हमेशा याद रखना, डायरेक्टली नहीं। कैसे? साइन के टर्म्स में एक इक्वेशन बनाओ, कॉस के टर्म्स में, और उसको एलिमिनेट करते हुए इस तरीके से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, ये करना जरूरी है। जब ये एक्स निकल जाए तो अगला स्टेप है कि भाई साइन एंड कॉस का नेचर पता करो। नेचर पता करना मैंडेटरी है, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द बियरिंग। अदरवाइज आपने देखा ना किस तरीके से आगे सेकंड क्वाड्रेंट की डेटा, लेकिन आपको तो मालूम है कि सेकंड में लाई नहीं करती, किसमें? थर्ड में लाई करती है। यहां देखो थर्ड में लाई करती है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, और उसको निकालने का भी तरीका है tan के थ्रू।
तो हम लोग यहाँ से अब क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट, चूंकि हम लोग जानते हैं। तो अब आप बता दो कि 4 बेरिंग अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, अगर 4 बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बैक बेरिंग कौन से क्वाड्रेंट में होगी? याद है ना 180 का डिफरेंस। तो 4 बेरिंग अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बैक बेरिंग कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, अब देखो कि अगर डेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की आई तो मैं समझूंगा कि बैक बेरिंग मिल गई, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की आ गई इसका मतलब 4 बेरिंग मिल गई। और मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की आ भी गई तो क्या उसको जानते हो कि ये हमारी बैक बेरिंग मिल चुकी है, तो क्या बैक से 4 निकाल नहीं सकते आप? ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, साइन एंड कॉस का यूज करते हुए अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि बेरिंग की वैल्यू क्या है। चूंकि हमें मालूम है कि हमारी जो एक्चुअल बेरिंग है वो थर्ड क्वाड्रेंट की डेटा है, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की डेटा निकालने जा रहे हैं, और उस थर्ड क्वाड्रेंट की डेटा को वर्कआउट करेंगे तो निकालने में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाए तो समझ लेना कि वो बैक बेरिंग आ गई। कैसे मालूम चला भाई? कभी भी कोई भी 4 बेरिंग अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसकी बैक बेरिंग कौन से क्वाड्रेंट में होनी चाहिए? पढ़ चुके हो आप कंपास सर्वे में। सो थर्ड से 180 का डिफरेंस कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं बोलूं कि थर्ड क्वाड्रेंट की अगर 4 बेरिंग है तो बैक बेरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये हमेशा याद रखना कि अभी जो सिचुएशन है ना, इसका मतलब ये है कि 4 बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और बैक बेरिंग ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगी। तो अगर डेटा मुझे 0 से 90 के बीच में मिल गई तो मैं बोल दूंगा हमें बैक बेरिंग मिल गई, और अगर 180 से 270 मिल गई इसका मतलब 4 बेरिंग मिल गई। और दोनों में से कोई भी एक मिल जाए तो क्या हम लोग 4 बेरिंग निकाल नहीं लेंगे उससे? यही काम करना है। ठीक है, अब यहां पे वर्कआउट कैसे करेंगे वो देखो। व्हाट आई कैन राइट दिस बेयरिंग थीटा, दिस थीटा कैन बी written as tan inverse sin theta upon cos theta, which is tan inverse sin theta की वैल्यू कितनी है? -0.996 होल डिवाइडेड बाई -0.087। तो आप पहले बताओ, tan इनवर्स करके सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज tan इनवर्स, दिस वैल्यू माइनस ऑफ 0.996 whole divided by minus of 0.087. So this is the value we are getting, and that we are getting finally as 85 degree exactly आ रही है। आप बताओ which quadrant? तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की डेटा है। So this is first quadrant। आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये जो मिला है वो कौन सी बेयरिंग है? बैक बेयरिंग। तो आप बताओ 4 बेरिंग की वैल्यू क्या लिखोगे? तो मैं आपको अब डी ए लाइन दिखाता हूं। डी ए लाइन कुछ ऐसा है, ये देखो, ये है स्टेशन डी, सॉरी डी लाइन ही था ना, चेक कर लेते हैं एक बार कौन सी लाइन की बियरिंग मिसिंग थी। डी ए लाइन की बियरिंग मिसिंग है, तो ये यहां से डी से ए कुछ ऐसी डायग्राम बन जाएगी। दिस इज डी एंड दिस वन इज ए। तो आप बताओ अभी जो 85 मिली है वो ये वाली वैल्यू मिल गई आपको 85 डिग्री। तो आप खुद बता दो ये वाली बियरिंग क्या होनी चाहिए? सो 4 बेरिंग ऑफ लाइन डी ए, दिस इज नाउ 4 बेरिंग ऑफ line DA, 4 bearing of line DA is equal to 85 degree plus 180 degree, and this is 265 degree we have। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो अननोन डेटा x है उस x की वैल्यू है 849.48, और अननोन बियरिंग जो 4 बियरिंग थी वो है 265 डिग्री। अब अगर मैं चाहूं डायग्राम बनाना तो वो डायग्राम मैच कर जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर आप डायग्राम बनाना चाहो ना, ठीक है, बहुत आसानी से यू विल बी एबल टू कंटिन्यू द डायग्राम। ठीक है, आप देख भी लो ए बी बी सी सी डी कैसे बनती है। सो ए बी, ये ए स्टेशन है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाएगी। ठीक है, एंड फिर 90 डिग्री से चली जाएगी। ठीक है, फिर 90 डिग्री एंड फिर 357, और उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जाके मैच कर जाएगी। सो इस तरीके से हम लोग वर्कआउट करेंगे, मतलब कि आप अगर डायग्राम बनाओ ना तो डायग्राम अभी बन भी जाएगा आपसे ये। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि कई सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि थीटा की 4 वैल्यू, वो भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। 4 वैल्यू कहां कहां बनते हैं? ये 4 वैल्यू आपको 4 क्वाड्रेंट में नजर आएंगे। तो हमने आपको क्या बताया, एक डेटा मिला आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो अभी सॉल्व किया, एक आपने कन्वर्ट करके निकाला थर्ड क्वाड्रेंट में, 2 डेटा हो गया। तीसरा डेटा मिलेगा आपको कॉस से डायरेक्टली निकालोगे, तो कॉस से डायरेक्टली निकालोगे तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू जो अभी दिखाया भी था हमने, और यहां से निकालोगे तो ये अलग ही निकलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट की डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से ना अलग अलग क्वाड्रेंट में नजर आएंगे। ये सब लाइन एक दूसरे के मिरर इमेज है।
लेकिन चारों में से करेक्ट कौन सा है ये आपको हमेशा एक ही टेक्निक से आइडिया लगता है, और वो है साइन एंड कॉस का नेचर। तो ये नेचर हमेशा डिसाइड करना जरूरी है, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जब भी आप सॉल्व करोगे ना तो नेचर को पता लगाना जरूरी है, और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप शुरुआत में कभी भी थीटा की वैल्यू मत निकालना, क्योंकि निकालते समय आपको पता नहीं कि आपने जो निकाला है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, वो करेक्ट का आइडिया लगता है एक्स की वैल्यू मिलने के बाद, जब कॉस एंड साइन थीटा का पता करते हैं वैल्यू। तो ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो हमने आपको टॉपिक, ये जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ना, इस पे प्रॉपर प्रैक्टिस करो अभी। ठीक है, अदरवाइज बाद में फिर आप परेशान होने लग जाओगे। प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास रेफरेंस है। ठीक है, मेडिसी का जो बुकलेट है वो, या फिर प्रीवियस ईयर बुकलेट को सॉल्व करो, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक अपनी मर्जी से, ठीक है, या तो बीसी पुनमिया, फिर एसके डुगल, जो भी आपको मन करता है उससे क्वेश्चन सॉल्व करो अननोन पैरामीटर के, और इस कॉन्सेप्ट को लगाइए एंड ग्रिप द कॉन्सेप्ट नाउ। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट इस एरिया से बनते थे वो सारे ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये अननोन डेटा फाइंड आउट करने का जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो कल जो पिछली वाली क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि कोऑर्डिनेट से कैसे वर्कआउट करते हैं। इस क्लास में मैंने अभी तक ये बताया अननोन डेटा को कैसे निकालते हैं, चाहे वो एक्स वाई अननोन हो या फिर एक्स और थीटा अननोन हो। दोनों के केसेस आपने देख लिए। अब चलते हैं एक और प्रॉब्लम पे। एक प्रॉपर्टी जानते हो आप, और वो होती है समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ डिपार्चर इज आल्सो इक्वल टू 0 फॉर एनी क्लोज्ड ट्रैवर्स। ये तो आप जानते हो, लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि जो क्लोज ट्रैवर्स वाली टेक्निक है ये तो आप समझ चुके हो, पिछली क्लास में भी देखा और आपने उसका एप्लीकेशन पे भी देख लिया। अब मैं ये भी बोलूं कि अगर मान लो साइट पे सर्वे किया आपने, प्रॉब्लम समझना पहले, साइट पे सर्वे किया आपने और साइट पे सर्वे करके मान लीजिए अपनी मर्जी से कोई भी लाइन बताओ, जैसे मान लो 5 लाइंस का सर्वे किया, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। ए बी सी डी ई ए इज अ closed traverse. So you have actually made a closed traverse on the ground and it is actually made by the 5 lines, suppose. So every line, for every line you're going to measure the length and the bearing as well. That means what? Suppose you have started from A, then A to B bearing measured, A to B length measured. Then now B to C bearing measure, length measure, similarly for CD, DE or EA also. So you have total 5 bearings and 5 length known to you. ये 5 लेंथ और 5 बेरिंग जो अभी अभी आपने पता कर लिया है मेजरमेंट करके, अब इन सभी लेंथ का और इन सभी बेरिंग का, ठीक है, यूज करोगे और आप निकालोगे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। अगर मैं बोलूं कि इसी चीज को आफ्टर डूइंग द सर्वे, whenever the field book is completed and you have all the data which you have retained in the measurement book as the length of 5 lines and the bearing of 5 lines, now you have a latitude and departure also. Let's do one thing, start making the plotting. आपको स्टेप याद होंगे, पहले सर्वे, फिर राइटिंग द डेटा इनटू मेजरमेंट बुक एंड देन रिप्रेजेंटिंग द डेटा ग्राफिकली ऑन मैप। मैं आपको यहीं पे प्रॉब्लम देता हूं। आपने सर्वे कंप्लीट किया क्लोज ट्रैवर्स का, 5 लाइंस का लेंथ और बेयरिंग निकाल लिया, आपने लिख लिया उसको फील्ड बुक में, और उसके बाद अब आई है प्लॉटिंग की बारी। अब अगर आपने प्लॉट किया तो प्लॉट करते हुए एक प्रॉब्लम फेस करोगे आप। यू विल सी व्हाट, A you have started from A to B प्लॉट किया, B to C प्लॉट किया, C to D प्लॉट किया, D to E प्लॉट किया, और जब E से A का प्लॉटिंग करोगे you will face one problem. You will see what, कि starting point A and the end point which you are getting through the plotting are not meeting each other. जिससे मैंने शुरुआत किया और जिस पे मैंने सर्वे खत्म किया वो दोनों एक दूसरे को मीट ही नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह इतना ही है सिर्फ कि आपकी मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट बी करेक्ट वैल्यू। आपने 5 लाइन का लेंथ मेजर किया, कैन यू एंश्योर दैट एवरी लाइन विच यू हैव मेजर्ड 100% करेक्ट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर्वे का तो ये कहना है कि द मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट बी 100% एग्जैक्ट। देयर आर 2 डिफरेंट टर्म्स, वन इज मेजर्ड वैल्यू, अनदर वन इज ट्रू वैल्यू, एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, मेजर माइनस ट्रू, इज नोन एज द एरर। लॉजिकली एरर कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने जो 5 अलग अलग मेजरमेंट लिए लेंथ में कि L1, L2, L3, L4, L5, ये सभी में कुछ ना कुछ एरर्स हैं। सिमिलरली आपने जो बियरिंग मेजर किया, θ1, θ2, θ3, θ4 एंड θ5, हर एक बियरिंग में कुछ ना कुछ एरर है। कौन सी एरर भाई? तो एरर 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, नाम याद रखना आप। पहली होती है ह्यूमन एरर, सर्वेयर ने सर्वे करते समय मिस्टेक कर दिया, ह्यूमन एरर। दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, आपकी इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसमें।
और तीसरी है नेचुरल एरर ड्यू टू एनी नेचुरल इफेक्ट। ठीक है, अब मैं बोलूं ये 3 टाइप की एरर्स हो सकती है, उसका क्यूमुलेटिव एरर आपको मिल सकता है तीनों के कारण। तो आपने जो 5 लाइन का लेंथ मेजर किया, आपने जो 5 लाइन का बेयरिंग मेजर किया, उसमें एक भी डेटा 100% एग्जैक्ट नहीं है। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या फेस करोगे कि आपने सर्वे तो किया क्लोज ट्रेवर्स का, आपने ट्रेवर्स को क्लोज किया, लेकिन जब उस डेटा को रिटेन करके आप प्लॉटिंग करोगे, तो आप जब प्लॉटिंग करोगे तो देखोगे ट्रेवर्स क्लोज हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके डेटा में एरर है, and that is why it is not getting closed. This phenomena is known as the closing error. इसी phenomena को हम लोग क्या बोलेंगे? Closing error. अच्छा, closing error तो एक तरीका हमने बताया कि प्लॉटिंग करके पता कर लो। आपने ग्राउंड पे सर्वे किया, सारे मेजरमेंट्स ले लिए और प्लॉट करके पता लगा कि वो मीट नहीं कर रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है स्टार्टिंग और एंड, तो क्लोजिंग एरर है, कहानी खत्म। लेकिन एक और भी जरिया बिना प्लॉट किए भी पता कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये एक्चुअल में क्रॉस ट्रेवर्स है तो क्लोज ट्रेवर्स में समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 होनी चाहिए, साथ साथ समेशन ऑफ डिपार्चर भी 0 होनी चाहिए। तो बिना प्लॉट किए, जैसे मान लो कि हमारे पास लेंथ हमने मेजर कर लिया, हमने बियरिंग भी मेजर कर लिया, तो हमारे पास लेंथ भी है, बियरिंग भी है, और ये दोनों का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे? समेशन ऑफ लैटिट्यूड चेक करेंगे कितना आया हर एक लाइन का, समेशन ऑफ डिपार्चर चेक करेंगे कितना आया, और अगर ये क्लोज नहीं हो रही है ना, अगर क्लोजिंग एरर है, तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड नॉट इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ डिपार्चर नॉट इक्वल टू 0। पॉसिबिलिटी ऐसा बनेगा कि हो सकता है कि समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 आ जाए, समेशन ऑफ डिपार्चर नॉट इक्वल टू 0 हो। यह भी हो सकता है कि समेशन ऑफ डिपार्चर 0 आ जाए, समेशन ऑफ लैटिट्यूड नॉट इक्वल टू 0 हो, और यह भी हो सकता है कि ना ही समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 हो पाई और ना ही समेशन ऑफ डिपार्चर 0 हो पाई। इसका मतलब कि समेशन ऑफ एल नॉट इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक नॉन जीरो है, या सकता है दूसरा नॉन जीरो है, या फिर दोनों ही नॉन जीरो आ गए हो। अगर ऐसी कंडीशन डेवलप होती है किसी क्लोज ट्रेवर्स के लिए, तो इसका कंक्लूजन एक ही होता है, देयर इज अ क्लोजिंग एरर इन द ट्रेवर्स। क्लोजिंग एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो आप बोलोगे क्लोजिंग एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ लेंथ एंड बियरिंग ही है। लेकिन आपको मालूम कहां चला कि एरर है इसमें? लेंथ के थ्रू पता नहीं चला आपको, और ना ही बियरिंग के थ्रू पता चला। ना ही लेंथ से आपको मालूम चला कि क्लोजिंग एरर है, और ना ही बियरिंग से आपको मालूम चला है, सिर्फ लैटिट्यूड से और डिपार्चर से। इसलिए करेक्ट भी हम लोग लेंथ और बियरिंग को नहीं करेंगे, ट्रैवर्स सर्वे में हम लोग करेक्ट लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए, जहां पे एरर अपीयर होती है ना, वहीं पे उसका करेक्शन होता है। क्या आपको लेंथ से मालूम चला कि एरर है? नहीं मालूम चला ना। क्या आपको बियरिंग से मालूम चला कि एरर है? नहीं मालूम चला। तो भाई ना ही लेंथ से मालूम चला, ना ही बियरिंग से मालूम चला, तो उस केस में हम लोग ना ही लेंथ पे करेक्शन अप्लाई करेंगे, ना ही बियरिंग पे। मालूम कैसे चला? तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड करके देखा, 0 नहीं आ रही है, तो एरर कहां मिली? लैटिट्यूड पे। करेक्शन कहां करोगे? लैटिट्यूड पे। समेशन ऑफ डिपार्चर किया, 0 नहीं आई, आनी चाहिए थी 0, 0 आई नहीं। एरर कहां दिखी? डिपार्चर पे। एरर कहां दिखी? लैटिट्यूड पे। तो जहां पे एरर दिखे वहीं पे करेक्शन अप्लाई करो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगला टॉपिक है क्लोजिंग एरर, जो कि मैंने आपको समझा दिया अभी। अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि क्लोजिंग एरर क्या है और इसके करेक्शंस को कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। तो पहले समझेंगे एरर्स कैसे निकालते हैं, फिर देखेंगे करेक्शन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था ना, इसको पहले आप लिख लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राइट इट डाउन।
Next topic is closing error. क्लोजिंग एरर में डिक्टेट कराता हूँ, लिखना है उसे, लिखना ज़रा, उसमें मेंशन करो अपने नोट में, जो आप नोट बना रहे हो उसमें लिखिए, हेडिंग दे दो क्लोजिंग एरर और उसमें एक सेंटेंस मेंशन करो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लोज्ड एवर सर्वे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लोज्ड एवर सर्वे एट द टाइम ऑफ प्लॉटिंग, after completion of closed ever survey at the time of plotting, if the traverse is not getting closed, if the traverse is not getting closed, if the traverse is not getting closed, उसी के ब्रैकेट में लिखिए the starting point and end point not meeting each other, starting point and end point are not meeting each other, bracket closed, then closing error found, then closing error found. I repeat, after completion of closed ever survey at the time of plotting, if the traverse is not getting closed, in bracket starting point and end point are not meeting each other, bracket closed, then closing error found. ठीक है, in this case summation of latitude not equal to 0, in this case summation of latitude not equal to 0 and summation of departure not equal to 0, summation of latitude not equal to 0 and summation of departure not equal to 0. ठीक है, अब देखो जरा, जैसे मान लो एक क्लोज ट्रैवर्स मैं आपको दिखाता हूं, एसी तेज करो जरा। सो सपोज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस स्टेशन ए और यहां ए से बी सर्वे किया हमने, सो ए से बी सर्वे किया एंड देन बी से सी सर्वे किया, ठीक है, ए से बी सर्वे किया एंड देन बी से सी सर्वे किया, सी से डी सर्वे किया, मतलब हमने ना एक्चुअली सर्वे करके डेटा को रिटेन कर लिया है। तो मान लो कि ये है डेटा अलग अलग और इसको मैंने रिटेन कर लिया है, तो अब ए जो डेटा हमने रिटेन किया है ना वो अलग अलग लाइन की लेंथ है और बियरिंग है, सो वी हैव द लेंथ एंड वी हैव द बियरिंग नोन टू अस। यूजिंग द लेंथ एंड बियरिंग ऑफ ऑल द लाइन वी आर प्लॉटिंग ए टू बी, देन बी टू सी एंड देन सी टू डी एंड फाइनली डी टू ई सपोज। अब मैं यहाँ पे आपको एक स्टेशन दिखा रहा हूँ, D to A है। सो आप तो सबसे पहले ये समझ लो कि भाई जब हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, सो वी हैव A to B to C to D and to this point is basically A dash। अब पहले ना आप एक चीज समझो कि एक ट्रैवर्स मैंने आपको दिखाया है, इस ट्रैवर्स में आपको स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, जो मैंने यहां दिखाया रेड कलर से। लुक एट दिस, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए डैश। एक्चुअली जो सर्वे हुआ था ना उसका नाम था ABCD A। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए से बी सर्वे किया, सी से डी किया, डी से ए किया हुआ, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए किया वापस, तो हमने एक्चुअली क्लोज ट्रैवर्स बनाया, ग्राउंड पे बनाया, आपने ग्राउंड पे बनाया है क्लोज ट्रैवर्स। You have retained the data also in the field book. Now you have a data. Using the data, you are plotting A to B, B to C, C to D, D to A, and this. So you have seen what? The starting point A and end point A dash. Theoretically, they are actually the same point on the ground, but due to error in the measurement which is taken by you, these 2 points are not meeting each other on the plotting. तो प्लॉटिंग में दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर, तो ये हमने इसका नाम दे दिया ए डैश। सो अब मैं बोलूं यहां पे कि ये जो हमने दिखाया है आपको ABCD A, अब इन दोनों में अब एक काम करते हैं कि अब यहाँ पे मैं एरर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एरर एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक क्या होती है।
सो उस एरर को थोड़ा सा ना विजुअलाइज करना आप। इसको विजुअलाइज कीजिएगा। मैं यहां पे लिखूंगा ए डैश और ए के बीच में जो गैप है ना, उसको लिखा हमने ई एल। ये गैप का नाम क्या है? ई एल। और सिमिलरली इसी गैप को अगर आप डिपार्चर वाले एक्सिस पे देखोगे तो आई विल राइट दिस एज ई डी। दैट मीन्स गैप ऑन लैटिट्यूड एक्सिस इज ई एल एंड गैप ऑन डिपार्चर एक्सिस इज ई डी। तो इसका पहले नाम बताता हूं। दिस इज नोन एज द टोटल एरर इन लैटिट्यूड। पूरे ट्रेवर्स का लैटिट्यूड निकाला, इतने का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। पूरे ट्रेवर्स का डिपार्चर निकाला, इतने का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसका नाम भी यहां पर लिख देता हूं। देखो, दिस ई एल is basically the total error in latitude. Total error in latitude or ED is total error in departure. ठीक है, EL है total error in latitude, ED है total error in departure। अब ये निकालोगे कैसे? ये एरर इन लैटिट्यूड और एरर इन डिपार्चर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो आप बताओ कि किसी क्लोज ट्रेवर्स के लिए आप जानते हो कि क्लोज ट्रेवर्स में समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 होनी चाहिए और समेशन ऑफ डिपार्चर भी 0 होनी चाहिए। अगर आपने समेशन ऑफ लैटिट्यूड निकाला और वो नॉन जीरो वैल्यू आई है तो वो बेसिकली EL की ही वैल्यू आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे ना, दिस इज EL जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, वो एक्चुअली EL के बराबर आ रही है। सिमिलरली ये जो ED है विच इज नॉट इक्वल टू 0, वो एक्चुअली EL है। तो इसका मतलब समझो कि अगर मैं सम ऑफ लैटिट्यूड निकालता हूं तो सम ऑफ लैटिट्यूड करने से अगर 0 आ गई और सम ऑफ डिपार्चर करने से भी 0 आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारे पास क्लोज ट्रेवर्स इस ट्रेवर्स के अंदर है ही नहीं। किसी भी ट्रेवर्स में जैसे मान लो कि सभी का लेंथ मालूम है और सभी का बेयरिंग मालूम है, तो अगर सभी के लैटिट्यूड को अगर मैं जोड़ दूं और वो 0 आ गई, सिमिलरली सभी के डिपार्चर को भी जोड़ दूं और वो 0 आ गई, तो कोई एरर तो नहीं है ना फिर उसमें। और अगर समेशन ऑफ लैटिट्यूड किया और वो नॉन जीरो आई, नॉन जीरो कितने के बराबर है? EL। तो वही हमारी टोटल एरर इन लैटिट्यूड है। समेशन ऑफ डिपार्चर किया, वो भी नॉन जीरो आई है, कितनी? ED। वही हमारी टोटल एरर इन डिपार्चर है। ठीक है, तो ये वही टोटल एरर इन लैटिट्यूड एंड टोटल एरर इन डिपार्चर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी गैप बचता है ना, उसी गैप को हम लोग टोटल एरर इन लैटिट्यूड, टोटल एरर इन डिपार्चर कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसका जो नेचर है ना EL और ED, ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 ऑल्सो। अब एक मिनट के लिए ना छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लो। मान लो कि ये क्लोज ट्रेवर्स है, तो ये A' वाली पॉइंट को A पर लेकर आ जाओ। A' जो मैंने यहाँ पे अलग दिखाया है, आप क्या करें, इसको उठाओ यहाँ से और इसको A के साथ मीट करा दो और अब बोलो EL की वैल्यू क्या आई? तो आप बोलोगे 0। अब बताओ ED की वैल्यू क्या आई? वो भी 0, क्योंकि A' को A से आपने मीट करा दिया। ठीक है, तो A' को A से मीट कराओगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी और वो बन जाएगी क्लोज ट्रेवर्स। तो इन दोनों में जितना गैप होगा ना, उतना ही एरर है और यही हमारी क्लोजिंग एरर बन रही है। जितनी ज्यादा डिफरेंस, जितनी ज्यादा गैप आएगी ना, वही हमारी एरर है। दिस इज ओनली द एरर। ठीक है, सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड दिस A पॉइंट जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो यहीं पे। ये A के रेस्पेक्ट में A' को देखो, मतलब ये हुआ स्टार्टिंग के रेस्पेक्ट में एंड को देखो, और ये A के रेस्पेक्ट में किधर भी हो सकती है। अगर इधर हुई तो A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर हुई तो सेकंड क्वाड्रेंट, इधर हुई थर्ड, हुई फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और यहीं पे मैं आपको अब दिखाता हूं क्लोजिंग एरर की लाइन। सो इन दोनों को आपस में क्लोज कर दो, तो ये जो ब्लू कलर से लाइन है ना, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग एरर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e से। एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, इस ट्रायंगल के अंदर दिस इज ED एंड दिस इज EL। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोजिंग एरर, यू कैन इजीली डिफाइन दिस। कितनी हो जाएगी मैग्नीट्यूड? दैट इज EL स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर अंडर रूट।
So I can write the closing error और इसमें सबसे पहले लिखता हूं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, सो दिस E इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना लिखोगे, EL स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। यू कैन सी द मैग्नीट्यूड दैट इज EL स्क्वायर एंड ED स्क्वायर। तो ये हमने बताया आपको मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका कि क्लोजिंग एरर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। सो दैट सिंपली क्लोजिंग एरर इज इक्वल टू EL स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, जितना भी मैग्नीट्यूड आ जाए। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर क्या है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आप ना यहां से देखो और डायरेक्शन देखो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का। तो अगर मैं QSB में देखूं तो मैं ये वाला थीटा देखूंगा, अगर QSB है तो आप WCB भी देख सकते हैं। तो कितना लिखूं, कैन आई राइट दिस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ED अपॉन EL, ठीक है। तो ये जो बनी, मतलब स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में एंड को देखो, तो ये जो हमारी लाइन बन रही है दिस इज नोन एज द डायरेक्शन, दिस थीटा। और डायरेक्शन का रिलेशन क्या लिखोगे, सो दिस वी कैन राइट दिस डायरेक्शन this theta is equal to tan inverse ED upon EL, ठीक है। सो आपके सामने देखो मैग्नीट्यूड भी मिल गया आपको और डायरेक्शन भी मिल गया। तो जब भी हम लोग क्लोजिंग एरर की मैग्नीट्यूड और क्लोजिंग एरर की डायरेक्शन की बात करेंगे तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाली जाएगी और डायरेक्शन हमेशा ED अपॉन EL निकालेंगे। तो आप अगर ये वाली थीटा QSB में निकालना चाहते हो तो आप तो सबसे पहले ये जान लो कि अगर मैं A से एक A' को देखूंगा ना, तो आप इसको रीचेक कर सकते हो डेटा जो आप निकाल रहे हो। जैसे मान लो कि इस वाले केस में अगर मैं निकालूं ED, तो ED हमारी, अगर ये E सेकंड क्वाड्रेंट में है तो किसके रिस्पेक्ट में, A से A' को देखो तो डायरेक्शन देखो A से A' सेकंड क्वाड्रेंट हो गई। तो अगर ऐसा है सेकंड क्वाड्रेंट तो ये ED पॉजिटिव EL नेगेटिव आ रही होगी। अगर मान लो दोनों नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये लाइन इधर है कहीं, है ना। अगर EL नेगेटिव और EL पॉजिटिव और ED नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इधर है कहीं, और दोनों पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इधर है कहीं। तो ये पॉइंट किधर भी लाई कर सकती है, किसी भी जगह पे, और सिर्फ ED और EL के मैग्नीट्यूड, सिर्फ इन दोनों के नेचर के बेसिस पे हम लोग क्वाड्रेंट का पता लगा सकते हैं। तो अगर थीटा की वैल्यू आपको यहां से मिल रही है QSB में, तो आप चूंकि क्वाड्रेंट की वैल्यू जानते हो ना, आप तो जानते हो कि कौन सी क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होती है, तो वहां से क्वाड्रेंट का भी आइडिया आप लगा सकते हैं। मतलब यह हुआ कि मुझे इन दोनों के बेसिस पे, इन दोनों का जो भी नेचर रहेगा उससे तो पहले ही सिर्फ देखते ही आइडिया लग जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मैं बोलूं कि ED और EL दोनों पॉजिटिव आई, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, तो हमें थीटा तो मिल गई। तो अभी जो थीटा मिलेगी वो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा नॉर्थ समथिंग थीटा ईस्ट, जो QSB है, और इसी का अगर WCB कन्वर्ट कर लो। अगर इसी को सेकंड क्वाड्रेंट पे लिखूंगा तो हमें मालूम है कि ये वाली थीटा साउथ से आई है, तो इट इज साउथ ईस्टर्न एक्चुअली, ठीक है। और इसी को चाहो तो कन्वर्ट कर लो, मर्जी आपकी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्लोजिंग एरर निकालते हैं। तो ये आई होप कि आपको ये क्लोजिंग एरर समझ में आया होगा। तो आपके एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, आप अगर देखोगे पलट के इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर गेट के क्वेश्चंस को, तो आपको क्लोजिंग एरर से रिलेट करता हुआ क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो ये निकालने का तरीका है। अब यहां से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे कि क्लोजिंग एरर तो निकाल लिया, उसका डायरेक्शन भी निकाल लिया। कंसर्न एरर निकालना नहीं है, कंसर्न है एरर को करेक्ट करना। करेक्शन कैसे अप्लाई करोगे, आप याद करो, अभी तक आपने पढ़ा है चेन सर्वे, लीनियर मेजरमेंट, उसमें कई सारे एरर्स थे, याद है ना, चेन सर्वे के एरर्स, जिसके कई सारे करेक्शंस पढ़ा आपने। फिर आपने पढ़ा कंपास सर्वे, उसमें करेक्शंस पढ़े कई अलग अलग। फिर अभी आप पढ़ रहे हो ट्रेवर्स सर्वे, और इसमें भी एक एरर देख रहे हो आप, और इसका भी करेक्शन ही पढ़ेंगे हम लोग। तो अब इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं। वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स व्हिच आई एम राइटिंग हियर। मेथड्स टू करेक्ट closing error. First method is Bowditch method. And second method is transit method. अब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आप इसे कंप्लीट करो बोर्ड पे।
कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए इसे। चलो, दो मेथड से हमारे पास बॉडीज है और ट्रांजिट है, एक एक करके दोनों को रिजॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट मेथड, बॉडीज मेथड। ये दोनों ना करेक्शंस के मेथड हैं, ठीक है। सो समझिएगा, सबसे पहले मेथड 1, बॉडीज मेथड। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट मेंशन करो, हेडिंग लिख लीजिए बॉडीज मेथड, और उसमें एक दो पॉइंट्स मेंशन करो। पॉइंट नंबर नीचे लिखो, सबसे पहला, this method is used when linear measurement and angular measurements both are taken with equal degree of precision. This method is used when linear measurement and angular measurement both are taken with equal degree of precision. ठीक है, इसमें लिखो assumption, पहला assumption है error in linear measurement is directly proportional to रूट L, स्मॉल l से लेंथ को दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा है एरर इन एंगुलर मेजरमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट L। तो आप देख सकते हो बॉडीज मेथड में, ठीक है, दो अजम्पशंस हैं। अजम्पशन है पहला, एरर इन लीनियर मेजरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L, और एरर इन एंगुलर मेजरमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट L। लिख लीजिए इसे भी। अब देखो, इसमें एक अलग से नोट मैं आपको दिखाता हूं, इसकी प्रॉपर्टी आप याद भी रखना, ठीक है। एक नोट है जो कि आप याद रखना इसे, नोट, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड error is distributed as per ratio of length of different lines। इस मेथड के हिसाब से ना जो एरर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो एज पर रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डिफरेंट लाइंस होती है। इस चीज को नोट में आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं इसमें एरर्स को, तो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, एरर्स कहां मिली, लेंथ पे, कहां बियरिंग पे, कहां लैटिट्यूड पे और डिपार्चर पे। तो बेसिकली जब आपने रिजॉल्व किया ना तो आपको एरर मिली लैटिट्यूड पे, सम ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 नहीं हुई थी। दूसरी कहां मिली, समेशन ऑफ डिपार्चर पे। तो आपकी एरर एक्चुअली लैटिट्यूड डिपार्चर पे हुई, और इसलिए हम लोग करेक्शन भी लैटिट्यूड और डिपार्चर को देंगे। लेकिन वो करेक्शन कैसे देंगे, उसके लिए इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करते हुए जो नोट पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ रिलेशंस बनते हैं जो मैं यहां पे लिख देता हूं। लुक एट दिस नाउ, करेक्शन फॉर लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन, करेक्शन फॉर लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन। सो करेक्शन को मैंने C से लिखा है, CL। कैन आई राइट इट इज करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ द एरर, तो मैं नेगेटिव साइन पहले ही अप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। और ये है फर्स्ट लाइन के लिए, तो आई एम राइटिंग लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द लाइन मल्टीप्लाइड बाय एरर इन लैटिट्यूड। ये देखो,
टोटल एरर इन लैटिट्यूड। तो पहले तो आप ये देख लो कि जितना टोटल एरर है ना, तो एरर अगर मान लो पॉजिटिव है तो उसका करेक्शन नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव, और इसलिए ये एरर है और ये करेक्शन है तो नेगेटिव साइन अप्लाई किया होगा। लेकिन ये जो रेशियो है ना कि लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, आप देखो कि एरर को उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जिस रेशियो में इसका लेंथ है। तो हम लोग जब फर्स्ट लाइन के लिए निकाले तो मैंने लिखा L1 अपॉन समेशन ऑफ L, अगर मैं सेकंड लाइन के लिए निकालूंगा तो मैं लिखूंगा L2 अपॉन समेशन ऑफ L एंड सो ऑन। ठीक है, तो मान लो कि लैटिट्यूड है कैपिटल L, तो मैं लिखूंगा यहीं पे करेक्टेड लैटिट्यूड, करेक्टेड लैटिट्यूड L1। ठीक है, दिस करेक्टेड लैटिट्यूड I can write it is measured latitude L1, कैपिटल L से लिखा है लैटिट्यूड ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड प्लस करेक्शन CL1। ये करेक्शन पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो आप रिलेशन देखो, इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे डिटेल में, लेकिन पहले आप समझिए इसको कि जिस तरीके से करेक्शन निकाला ना, पहले आपने करेक्शन निकाल लिया फर्स्ट लाइन का, तो करेक्शन जैसे फर्स्ट लाइन के लैटिट्यूड का निकला, सिमिलरली सेकंड लाइन के लैटिट्यूड का भी निकलेगा, थर्ड लाइन के लैटिट्यूड। अब जितने सारे लाइंस होंगे उस ट्रेवर्स में हर एक लाइन के लैटिट्यूड का करेक्शन निकाल लो, CL1, CL2, CL3 एंड सो ऑन। जब ये निकल जाए तो करेक्टेड लैटिट्यूड, जो एक्चुअल लैटिट्यूड आपने निकाला होगा ना L1 जिसमें एरर थी, उसमें CL1 को ऐड कर दो, हमारी करेक्टेड वैल्यू मिल गई लैटिट्यूड की। और जैसे फर्स्ट लाइन को करेक्ट किया, अब सेकंड लाइन का लैटिट्यूड का करेक्शन निकालेंगे L2 अपॉन समेशन ऑफ L इनटू EL, सेकंड लाइन का करेक्शन, और सेकंड लाइन के लैटिट्यूड में उसको ऐड कर देंगे तो वो सेकंड करेक्टेड लैटिट्यूड मिल जाएगी हमें एंड सो ऑन। तो जैसे हमने करेक्शन फॉर लैटिट्यूड एंड करेक्टेड लैटिट्यूड निकाला, ठीक इसी तरीके से वी कैन नाउ वर्क आउट करेक्शन फॉर डिपार्चर ऑफ अ लाइन, करेक्शन फॉर डिपार्चर ऑफ अ लाइन, एंड दिस वी कैन राइट इट इज CD is equal to minus of L1 upon summation of L into ED, ये कुछ हो जाएगा, and we can finally write the corrected departure is equal to D1 plus CD1। आप देख लो इस तरीके से। तो यहां पे जो डिपार्चर की एरर है उसी लेंथ के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो पहली लाइन की डिपार्चर की करेक्शन L1 अपॉन दिस, फिर हो जाएगी L2 अपॉन दिस, L3 एंड सो ऑन, ऐसे निकल जाएगी। और यहाँ पे पहले लाइन के डिपार्चर को करेक्ट किया तो डिपार्चर ऑफ द फर्स्ट लाइन प्लस उसका करेक्शन, फिर डिपार्चर ऑफ द सेकंड लाइन प्लस उसका करेक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, यही करते चले जाएंगे, और हमने जितने भी ट्रेवर्स में जितने सारे लाइंस हैं उन सभी लाइंस का करेक्शन निकाला, करेक्टेड लैटिट्यूड निकाला, डिपार्चर का करेक्शन निकाला, करेक्टेड डिपार्चर निकाला। अगर आपका कैलकुलेशन करेक्ट है तो सम ऑफ करेक्टेड लैटिट्यूड मस्ट बी 0 एंड सम ऑफ करेक्टेड डिपार्चर मस्ट बी 0। ये था बाउटिस मेथड, लेकिन ये सुटेबल तब है जब लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट दोनों को इक्वल डिग्री प्रिसिजन से किया जाता है। तो ठीक है, चलो आप इसको लिख लीजिए, पहले कंप्लीट कीजिए। वैसे ही समझ में तो आ गया होगा कि ये EL क्या है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड, ED क्या है, टोटल एरर इन डिपार्चर। स्मॉल l से मैं लेंथ लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, L2 लिखूंगा तो लेंथ ऑफ सेकंड लाइन, और ये सम ऑफ L है, इसका मतलब मैं पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स भी कह सकता हूं इसको, या फिर सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द लाइंस इन द ट्रेवर्स, ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। अगला मेथड है ट्रांजिट मेथड, मेथड 2 ट्रांजिट मेथड। मेथड 2 ट्रांजिट मेथड। सो सबसे पहले ये समझो, ट्रांजिट मेथड में, ट्रांजिट मेथड का टेक्निक अलग है, तो एक सेंटेंस पहले ट्रांजिट मेथड में लिखिए आप, राइट डाउन। ट्रांजिट मेथड में दिस मेथड इज यूज्ड when angular measurements are more precise. This method is used when angular measurements are more precise than linear measurement.
दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, अब नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। अब इसके करेक्शंस दिखाता हूं। ऐसा ना कि फॉर्मूला जैसा आपने बॉडीज में देखा था वैसा ही है ट्रांजिट का भी, थोड़ा सा चेंज है सिर्फ। वो थोड़ा सा चेंज क्या है यहां देखो। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट मेथड, करेक्शन फॉर लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन is basically the latitude of first line divided by sum of latitude of all the line multiplied by EL। ठीक है, and then we have corrected latitude। तो ये जो L1 लिखा है ना, इसको मैं मॉडुलस में लिख देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन ही क्लियर रहे कि हम लोग लैटिट्यूड का इस बार रेशियो ले रहे हैं। तो आप समझो कि जहां पे पिछले वाले केस में क्या लिया था, लेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, इसमें क्या कर रहे हैं, लैटिट्यूड ऑफ द फर्स्ट लाइन डिवाइडेड बाय टोटल लैटिट्यूड का मैग्नीट्यूड का सम। सो दिस LT इज बेसिकली द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल लैटिट्यूड एंड दिस वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट लैटिट्यूड। ठीक है, इसी तरीके से इफ यू राइट द करेक्शन फॉर द सेकंड लाइन लैटिट्यूड, सो दैट इज गोइंग टू बी L2 मॉडुलस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द लैटिट्यूड। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का सम है और ये EL तो आप जानते ही हो। तो जैसे ही आपने करेक्शन निकाला, थर्ड के लिए निकालोगे सिमिलरली L3 एंड सो ऑन, सब के लिए वैसे निकालेंगे जैसे यहाँ पे एक के लिए दिखाया मैंने। फिर क्या करेंगे, करेक्शन जो निकली है मेजर्ड लैटिट्यूड, करेक्ट मतलब कि कैलकुलेट जो किया था आपने लैटिट्यूड फर्स्ट लाइन का, उसमें करेक्शन अप्लाई कर दो, करेक्टेड लैटिट्यूड आपको मिल गई। एग्जैक्टली इन द सेम वे डिपार्चर, यहां देखो। सो आई कैन राइट दिस इज D1 अपॉन DT इनटू ED। सो आई कैन राइट सम ऑफ मैग्नीट्यूड, यहां देखो पहला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिपार्चर ऑफ द फर्स्ट लाइन डिवाइडेड बाय सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द डिपार्चर ऑफ द लाइन इनटू ED तो मालूम है आपको, टोटल एरर इन डिपार्चर। और DT क्या है, DT और LT क्या है अभी लिख देता हूं, लेकिन ये फर्स्ट लाइन का निकाला इसलिए हमने फर्स्ट लाइन के लैटिट्यूड का मॉडुलस लिया, मैग्नीट्यूड लिया। सिमिलरली यहां पे फर्स्ट लाइन के डिपार्चर का मैग्नीट्यूड लिया। अगर यही मैं किसी और के लिए करता, तो सेकंड लाइन के लिए करता, तो मैं L2 और D2 यूज करता और उसके बाद मैं हर एक लाइन का करेक्शन लैटिट्यूड का निकाल लूंगा, CL1 CL2 CL3 एंड सब लाइन के लिए, और हर एक का करेक्टेड लैटिट्यूड भी इसी तरीके से निकाल लूंगा। फिर है करेक्शन फॉर द डिपार्चर। अब करेक्शन फॉर द डिपार्चर निकालना है तो ये जो लाइंस देख रहे हो इसका करेक्शन निकालेंगे हम लोग। सिमिलरली डिपार्चर का भी D1 D2 D3 करके CL1 CL2 CL3 एंड CD1 CD2 CD3 करके निकाल लेंगे, और फिर हमारे पास डिपार्चर निकला हुआ, उसमें करेक्शन अप्लाई करो, करेक्टेड वैल्यू यू विल गेट। बट नाउ व्हाट इज दिस LT ऑल अबाउट? सो दिस LT एंड DT मैं लिख देता हूं, LT sum of magnitude of all latitude and DT sum of magnitude of all departure। ठीक है, तो आपके सामने ये देखो LT हो गया और DT हो गया। सो यू कैन नाउ सी कि जैसे हमने पहले वाले मेथड जो बॉडीज था उसमें वर्कआउट किया, ठीक उसी तरीके से हम लोग ट्रांजिट के लिए भी वर्कआउट कर लेते हैं। ठीक है, आप इसे कंप्लीट कर लो, लिख लो इसे। पॉज करके लिखना जब भी कोई समय की अगर दिक्कत आए तो। ठीक है, चलो इसको मैं यहीं पे अब स्टॉप करता हूं क्योंकि अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन बिगर है जो कि अगली क्लास में सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं ऑलरेडी मैं। तो आप मूव कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आप क्लोजिंग एरर पहले निकाल लो, फिर क्लोजिंग एरर के डायरेक्शन निकाल लो, फिर उसको बॉडीज से करेक्ट करो, फिर उसको ट्रांजिट से करेक्ट करो। ये कंप्लीट टास्क पूरा करना है जिसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आपको मैं होमवर्क देता हूं, आप उसे पहले से ही करके आना। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।